हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर आपका फिर से। तो आज की नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। कहानी बहुत ही इमोशनल, दर्द भरी और आपके दिल को छू लेने वाली है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको इस तरह की कहानी मिलती रहे। मैंने अपनी बीवी को छोड़ ट्यूशन स्टूडेंट से शादी कर ली। पहली रात जब मैं कमरे में गया तो उसने कहा, मेरे सूटकेस में एक खत रखा है, पहले उसे पढ़ लीजिए। मैंने खत खोला। उस खत को पढ़कर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं रवि, 25 साल का एक टीचर जो एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरी जिंदगी बाहर से देखने में बड़ी साधारण सी लगती है। मैं सुबह 6 बजे उठकर नहा धोकर तैयार होता, माँ के बनाए पुराने रूटीन के अनुसार चाय पीता, फिर स्कूल निकल जाता। जीवन सीधा साधा था। मेरी दुनिया में ज़्यादा कुछ बदलता नहीं था, बस मौसम ही बदलते थे। पर मेरा समय नहीं। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। रानी मेरी पत्नी, लेकिन मेरे मन के भीतर एक तूफान चल रहा था जो उस रात और तेज हो गया जब रानी और मेरे बीच फिर से वही पुरानी बहस छिड़ गई। रवि, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो? मैं खड़ा रहा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और कड़क आवाज में कहा, रानी, मैंने तुम्हें अभी तक अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया है। वह चुप हो गई। रानी में वह बात नहीं थी जैसी एक साथी की जीवन भर के लिए होनी चाहिए। शादी की पहली रात से ही हम दोनों के बीच कोई भावात्मक जुड़ाव नहीं बन पाया था। रानी ने कई बार कोशिश की, बातों से, प्यार से, समझदारी से, लेकिन मेरा व्यवहार हमेशा झुंझलाहट भरा रहता, तेज और तानों से भरा रहता। मैं रानी की हर बात में गलती निकालता। कभी खाने में नमक कम है तो कभी जिंदगी में कम मज़े। मैं उसे हर समय नीचा दिखाता, दोस्तों के सामने, पड़ोस में, रिश्तेदारों के बीच, हर जगह वह उसे शर्मिंदा करता। रानी धीरे धीरे अब खामोश हो गई, जैसे उसने समय से समझौता कर लिया हो। अब वह ना बोलती थी और ना ही शिकायत करती। एक तरह से उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। पर कुछ खालीपन जो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं होता है, धीरे धीरे उसके मन में भी जमा होता जा रहा था। मुझे भी कहीं सुकून नहीं रहता था। स्कूल ही एकमात्र जगह थी जहाँ बच्चे मेरी इज्जत करते थे, मुझे रवि सर कहकर बुलाते थे और उनके बीच मुझे थोड़ा सुकून मिलता था। एक दिन स्कूल में एक नई छात्रा आई। उसका नाम प्रिया था। उसकी उम्र 17 साल की होगी। प्रिया ने 12वीं कक्षा में दाखिला लिया था। उसका चेहरा किसी किताब की तरह सीधा, मासूम और बहुत खूबसूरत था, और आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसमें एक किस्म की गहराई थी जो बाकी बच्चों में नहीं दिखती थी। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो देखता ही रह गया। पहली बार मैंने नोटिस किया। एक दिन प्रिया ने सवाल पूछा, सर, भारत छोड़ो आंदोलन किस साल शुरू हुआ था? मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, 1942 में। प्रिया, यह बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। तुम पढ़ाई में रुचि रखती हो क्या? उसने सिर हिलाया। जी सर, मैं आगे जाकर डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ। मुझे पहली बार किसी ने ऐसे जवाब में खुद को उसकी तरह बताया। मुझे एक अजीब सुकून मिला, जैसे कोई उसका अक्स सामने खड़ा हो। मैं उसे देखकर यही सोचता, यह लड़की मेरे लिए है। वह अक्सर मुझसे सवाल पूछने आती, कभी नोट्स के लिए तो कभी विज्ञान के किसी विषय पर चर्चा करने के लिए। धीरे धीरे मुझको उसकी आदत होने लगी और अब मैं उसके आने का इंतज़ार करने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत लंबी होने लगी। अब प्रिया सिर्फ सवाल नहीं पूछती थी, बल्कि अब वह बातें भी करती थी, अपनी माँ के बारे में, अपने पापा की मौत के बारे में, अपने छोटे भाई की पढ़ाई के बारे में। मैं बस उसे देखता और सुनता रहता, कभी कोई मशवरा देता, कभी बस सिर हिलाकर उसकी बातें समझने की कोशिश करता। एक दिन प्रिया कुछ उदास थी। मैंने पूछा, क्या हुआ प्रिया, आज मन नहीं लग रहा तुम्हारा? उसने कहा, सर, घर में बहुत टेंशन है। मम्मी कहती है जल्दी शादी कर लो, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने पहली बार उसका चेहरा थोड़ी देर तक देखा, मासूम, डरी हुई मगर भरोसेमंद। उस दिन मैंने पहली बार कुछ और महसूस किया। सिर्फ एक छात्रा नहीं थी मेरी, बल्कि अब वह मेरे मन में किसी और रूप में बस रही थी, एक साथी की तरह जो उसकी सुनी जिंदगी में रोशनी लाने आई हो। अगले कुछ हफ्तों बाद मैंने उसको कई बार अकेले बुलाया, कभी स्कूल की लाइब्रेरी में, कभी स्टाफ रूम के बाहर, कभी खाली क्लास में। अब बातचीत में एक आत्मीयता आ गई थी। एक दिन मैंने कहा, प्रिया, एक बात कहूँ? उसने कहा, जी सर। तुमसे बात करके लगता है मैं फिर से जिंदा हूँ। तुम्हें देखकर लगता है जिंदगी में फिर से कुछ अच्छा हो सकता है। वह चौंकी, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैं बोला, मुझे मालूम हो तुम अभी छोटी हो, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन क्या तुम जानती हो
मेरी बीवी कैसी है? वो मुझसे नफरत करती है, मुझे खाना नहीं देती, बात बात पर अपमान करती है। मेरा दम घुटता है उस घर में। मैंने जानबूझकर अपनी पत्नी की बुराई की ताकि उसको मुझसे हमदर्दी हो। प्रिया ने धीरे से कहा, सर, आप शादीशुदा हैं, मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं उसे तलाक देने वाला हूँ, बहुत जल्द। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ प्रिया, और वह जिंदगी तुम हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप वहाँ से उठकर चली गई। अगले दिन वह स्कूल ही नहीं आई। मैं बहुत बेचैन हो गया। बार बार खिड़की से बाहर देखता, गेट की तरफ झांकता, लेकिन वह नहीं आई। तीसरे दिन बाद जब वह आई तो बहुत कमज़ोर लग रही थी। मैंने कहा, तुम इतने दिन बाद क्यों आई? बोली, सर, मुझे डर लग रहा था, अपने आप से, खुद से और इस दुनिया से। फिर उसने एक लंबा पत्र थमाया जिसमें लिखा था, सर, मैं नहीं जानती कि ये सब सही है या गलत, लेकिन आपने जो दर्द बताया वह मेरे अपने दर्द से बहुत मिलता जुलता है। मुझे नहीं पता मैं आपको चाहती हूँ या नहीं, लेकिन आपके बिना अब स्कूल अधूरा लगता है। खत पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने खुद से कहा, बस अब यह लड़की मेरी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मेरे मन में कुछ चलने लगा और फिर मैंने ठान लिया कि मैं उससे शादी करके ही रहूँगा। उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूँगा। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं धीरे धीरे अपनी पत्नी के साथ व्यवहार अचानक बदल लिया। उससे ज़्यादा मीठा बोलने लगा था, उसका ज़्यादा ध्यान रखने लगा था। पहले तो उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद पति अब सुधर गया है। फिर मैंने अपना काम शुरू किया। मैं हर रात को उसके दूध में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाना शुरू कर दिया। धीमा जहर जो फौरन नहीं मारता, लेकिन धीरे धीरे शरीर को ख़त्म कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद मेरी बीवी की तबीयत खराब होने लगी। उल्टी, चक्कर, कमज़ोरी। डॉक्टर ने जांच की तो रिपोर्ट में कुछ खास नहीं निकला। सबको लगा कोई अंदरूनी बीमारी है, और इधर मैं प्रिया से मिलता रहा। 1 महीने बाद एक सुबह मेरी पत्नी बेहोश हो गई। मैं उसे अस्पताल ले गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं रोने का नाटक करने लगा। मैंने अपनी सास को फ़ोन करके बोला, माँ जी, रानी को कैंसर था, उसने हमें कभी नहीं बताया। मैं उसके लिए कुछ ही नहीं कर पाया। वो हम सबको छोड़कर चली गई। रानी की माँ रोती हुई आई। अपनी बेटी, मेरी बेटी को देख देख कर पीट पीट कर रोने लगी, लेकिन मैं तब तक अपनी भूमिका निभा चुका था। कुछ महीने बाद जब शोक की रस्में पूरी हो गई तो मैंने सबको चौंकाते हुए ऐलान कर दिया, मैं अब प्रिया से शादी करूंगा। मेरे माँ बाप हैरान हो गए, बोले, तू अपनी स्टूडेंट से शादी करेगा? लोग क्या कहेंगे? मैं बोला, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई। गांव के लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा बीवी मरी नहीं कि अब नई बीवी लाने की तैयारी में है, तो किसी ने कहा प्रिया तो उसकी स्टूडेंट थी ना, तो किसी ने आंखों ही आंखों में कहा ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मगर मुझे परवाह नहीं थी। अब मैं प्रिया के साथ था। मैं चाहता था कि उससे शादी करके एक नई दुनिया शुरू करूँगा, नई खुशियाँ, नया जीवन। उसने पहले तो मना किया था, लेकिन मेरे झूठ और आंखों में भरे नकली आंसुओं ने उसे धीरे धीरे झुका दिया और वह मान गई। मैंने कहा, मैंने रानी को तलाक देने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक वह बीमार हो गई। यह मेरी नियति है, लेकिन तुम्हें मैं कभी दुख नहीं दूंगा। वह मेरे प्यार के जाल में फंस चुकी थी। वह मासूम और प्रेम में पिघली हुई लड़की झूठ पर भरोसा कर बैठी। फिर कुछ दिनों बाद हम दोनों ने शादी कर ली और उसके साथ हंसी खुशी रहने लगा। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही गांव में बातें फैलने लगी। कोई बोला, देखा है रवि को अस्पताल में अकेले जाते हुए, डॉक्टर कहता है जहर से मरी है उसकी बीवी। कोई कहता, रानी की माँ तो कह रही थी कि उसकी बेटी कभी बीमार ही नहीं थी। एक दिन मेरे एक पुराने दोस्त बोला, रवि कुछ छुपा रहा है तो? मैं बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। धीरे धीरे प्रिया के कानों में भी बातें पहुंचने लगी। पहले तो उसने अनसुना किया, मगर एक दिन गांव की बूढ़ी औरत ने सीधे कहा, बेटी, रवि ने अपनी पत्नी को मारा है, तू भी समझ जा। यह सुनकर वह सन्न रह गई। प्रिया एक दिन अपने रूम की सफाई कर रही थी, तभी उसे रवि की डायरी मिली। उसने वो डायरी पढ़ ली जो उसमें छुपा कर रखी थी। उसमें लिखा था, हर रोज़ की तरह आज भी दूध में जहर मिलाया और रानी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, बस कुछ ही दिन और। यह पढ़कर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह भागते हुए रवि के सामने आई और बोली, यह क्या है रवि? तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने अपनी पत्नी को मारा। मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे तो लगा था कि ये सब किसी को पता नहीं चलेगा। उसने बस एक बात कही, तुम्हारा प्यार पाप था और पाप का अंत यही होता है। वह मुझे छोड़कर चली गई।
एक दिन रानी की माँ आई। वह अब तक चुप थी, मगर आज उसकी आंखों में आग थी। उसने मेरे सामने खड़े होकर कहा, मैंने तुझे बेटे की तरह माना था, तूने मेरी बच्ची को मार दिया। तेरा अंत अकेलेपन और घुट घुट कर तेरी मौत होगी। मेरी बद्दुआ तुझे जरूर लगेगी, तुझे कोई नहीं छोड़ेगा, तू हर दिन मरेगा। इतना कहकर वह चली गई। कुछ दिन बाद पुलिस आई। प्रिया ने मेरे खिलाफ गवाही दी और रानी की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट खुलवाई गई। जहर के सबूत मिले और पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले गई। अब मैं जेल में हूँ। मैं किसी ज़माने में बच्चों का प्यारा शिक्षक था, अब मुझे जेल के कैदी के नाम से भी नहीं बुलाते। वो है ना जो बीवी को मार के दूसरी लड़की से शादी कर लिया था। मैं अब हर दिन एक ही बात सोचता हूँ, क्यों किया मैंने यह? क्या प्रिया मुझसे वैसे ही प्यार नहीं कर सकती थी? क्या रानी वाकई इतनी बुरी थी जितना मैंने उसे मान लिया था? क्या मेरी सास की बद्दुआ ही मुझे खा गई? अब हर रात अकेला सोता हूँ लेकिन नींद नहीं आती। हर सुबह जागता हूँ, सामने वही सीमेंट की दीवार, घुटन। अब कोई मुझे रवि सर नहीं कहता, अब कोई प्रेम से देखता नहीं। अब सिर्फ एक पहचान ही बची है, एक ऐसा आदमी जिसने प्यार के नाम पर पाप किया। मैं अब अकेले जेल की उस सीलन भरी कोठरी में बैठा था, जहाँ न सूरज की रोशनी थी, न हवा की ताजगी, न इंसानियत की कोई आहट। एक टूटे हुए पत्थर पर बैठा मैं अपने हाथों को घूर रहा था, वही हाथ जिनसे मैंने दूध में जहर मिलाया था, वही हाथ जिसने उसे झूठी मोहब्बत लिखी थी, और वही हाथ जो अब कांपते थे, पछताते थे। मुझे लगता था प्रिया मेरा प्यार थी, लगता था रानी की जगह कोई और ले सकता था। मुझे लगता था झूठ और चालाकी से मैं एक दिन नई जिंदगी शुरू कर सकता हूँ, मगर मैं गलत था, बहुत गलत। झूठ से शुरू हुआ रिश्ता कभी सच नहीं बनता। कोई भी रिश्ता छल से नहीं चल सकता। पाप चाहे कितना भी छुपा हो, एक दिन सामने ज़रूर आता है, और किसी की बद्दुआ अगर दिल से निकली हो तो वह ज़रूर लगती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए, और आप किस तरह की कहानी देखना चाहते हैं ये भी आप बताइए, ताकि मैं अगली कहानी आपकी पसंद की ला सकूं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।